दुबे, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय हाथोद, जयपुर से सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र की पुस्तक का प्रथम अध्याय पालमपुर गांव की कहानी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पूर्व मैंने आपको इसके पार्ट 1 में भी आपको पालमपुर गांव के परिचय दिया था और इस गांव के बारे में कुछ आपको जानकारी दी थी। देखिए बच्चों, पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है जो रायगंज एवं शाहपुर कस्बे से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से 80 परिवार उच्च जाति के एवं 1/3 अनुसूचित जाति के हैं। गांव में बिजली की व्यवस्था है। नलकूप एवं सिंचाई बिजली से ही होती है। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं एवं एक हाई स्कूल है। एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है। गांव के 75% लोग कृषि एवं अन्य गैर कृषि क्रियाओं के द्वारा जैसे कि लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि से अपने जीविकोपार्जन करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं: भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमी। बच्चों, अब हम आज इसके आगे पालमपुर में खेती का अध्ययन करेंगे। बच्चों, देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे देश में अधिकतर गांव में कृषि ही होती है। और बच्चों, इसी तरह पालमपुर भी गांव बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब पालमपुर का जो गांव है वो केवल हमारे हिंदुस्तान के जो सभी गांव हैं उनके अध्ययन के हिसाब से ही बनाया गया है। तो बच्चों, इसमें भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। गांव करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। बच्चों, जैसा कि आपने देखा है, अधिकतर गाँवों में अधिकांश लोग कृषि ही करते हैं। इसी तरीके से पालमपुर गाँव में भी अधिकांश लोग कृषि ही करते हैं। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है कि खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। ये आपको पता है बेटा, इसको हम कमा तो नहीं सकते ना। अगर बहुत पैसा है तो हम खरीद सकते हैं, तो खरीदेंगे भी तो बेटा हम मतलब खरीदेगा तो दूसरे से खरीदेगा, तो ज़मीन तो उतनी ही रहेगी ना। तो इस तरीके से ये जो ज़मीन होती है वो स्थिर होती है, उसमें घटती बढ़ती नहीं है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। उससे पहले जो बंजर ज़मीन थी ना, उसको तो उन्होंने अच्छा भी कर लिया था, उसको उन्होंने कृषि योग्य भूमि बना लिया था। लेकिन उसके बाद में बेटा, जब ज़मीन ही नहीं है, भूमि ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ से उसको ठीक करेंगे। तो नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश वहाँ पर नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। जैसे 100 में 100 का गुणा करो तो कितने हो गए बेटा? कितने हो गए बताओ फटाफट? ये हो गए 10,000 हो गए। तो 10,000 वर्ग मीटर। तो क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? नहीं बेटा, अपना स्कूल तो इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए, क्या उसी भूमि से अब जितनी ज़मीन है उसी ज़मीन से हम अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है क्या हमारे पास में? तो देखिए, यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गाँव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरीफ की फसल उगती है, उसमें ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रख करके जो भी शेष बचता है उसे रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे।
लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे झुके हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियों मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। बच्चों, अभी हमने देखा कि एक वर्ष में 3 बार फसल उगाते हैं वो उसी ज़मीन पर, और अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि एक वर्ष में किसी भी एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। यही है जो अभी हमने पढ़ा था, बहुविध फसल प्रणाली। ये भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने को सबसे सामान्य प्रणाली है। किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। तो आपने देखा है कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से 2 उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका है अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। जो पहले बीज थे ना, उसमें बेटा कम पानी से भी काम चल जाता था। लेकिन ये अब देखिए, किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग भी करते थे। ये सब किसानों के पास में तत्कालीन उपलब्ध थे और उन्हें इनको खरीदना भी नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने का तरीका बताया। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV जो अच्छे बीज हैं ना, जिससे अच्छी फसल पैदा होती है, वो बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अधिक उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। देखो बेटा, ये तो है, लेकिन इसमें क्या था कि ज़्यादा पानी भी चाहिए था और रासायनिक खाद भी चाहिए था और कीटनाशक दवाइयों की भी आवश्यकता थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। अगर ये सब करेंगे ना तो ही अच्छी उपज होगी, नहीं तो नहीं होगी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इससे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो पहले थी, वो अब HYV बीजों से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। देखो, गेहूं की उपज बहुत अच्छी हुई है। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। लेकिन बेटा, इसमें चावल की वृद्धि नहीं हुई। चावल की तो लगभग वही रही, जो पहले थी वही रही। चावल की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन गेहूं की फसल में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। देखो बेटा, ये उर्वरक है ना, इनके कारण क्या होता है, मिट्टी की क्या होता है, हरित क्रांति है। इससे ये जो रासायनिक खाद वगैरह जो भी हैं, तो ये जो अधिक फसल वाले जो बीज हैं, इनसे
क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल, जो ज़मीन के अंदर जो पानी का वो ज़मीन के अंदर जो पानी का जो स्तर होता है वो कम हो जाता है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। बच्चों, आज हम आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं, अब हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, पढ़ लेना इसको बेटा ध्यान से, है ना।